हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम महाजनपद मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो यूपी गवर्नमेंट का कमिंग एग्ज़ाम है पेट, जो कि 7 सितंबर को है, निर्धारित किया गया है, उसके लिए भी यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टोटल सीरीज कंटिन्यू किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर्यक वंश हर्यक डायनेस्टी के जो संस्थापक थे, जिनका नाम है बिंबिसार, उनको मगध की राजगद्दी पर बैठाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, मगध आज के टाइम पे, करेंट टाइम पे बिहार में है, और बिंबिसार जो थे वो हर्यक डायनेस्टी के क्या थे, संस्थापक थे। जो बिंबिसार हैं हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक, इनके समय में जो इनके राजवैद्य थे, जो कि इनके प्रमुख चिकित्सक भी कह सकते हैं, जिनका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के जो मतलब राजवैद्य थे वो, उनका नाम क्या था? तो जीवक था। किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। इसके अतिरिक्त अवंती प्रदेश के राजा प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित थे, तब भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला जो है ये बहुत ही मतलब एंशिएंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। वहाँ पर 7 वर्ष तक उसमें चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, तो जीवक के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा महाजनपद की बात करें हम तो नंद वंश की बात अगर हम करें तो नंद वंश के संस्थापक थे, जिनका नाम था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद या महापद्मनंद कहा जाता था जिनको। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांग यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एकराट और एकच्छत्र की उपाधि धारण की थी। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। ठीक, किसको, एक और प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किसको सर्व छत्रांतक कहा जाता है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? ऐसा कौन सा राजा था? तो वो महापद्मनंद था। तथा किसको परशुराम का अवतार भार्गव कहा जाता है, तो वो भी आपका महापद्मनंद थे। ठीक है, इनके 8 पुत्र थे। ठीक है, जिसमें जो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। और आप लोगों को पता होगा कि यही घनानंद नंद वंश को, अंतिम शासक को हटा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो जो 8वां पुत्र में घनानंद अंतिम शासक था। और इन्हीं के समय में जो सिकंदर थे, ठीक, वो पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमण किए थे। ग्रीक के जो लेखक थे, उन्होंने घनानंद को अग्रमीज कहा है, अग्रमीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का शासन की नींव डाली। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश से पहले किसका शासन था? घनानंद, जो कि नंद वंश के थे। और उनको हटा करके चाणक्य की बहुत बेइज्जती किया था घनानंद ने। इसलिए चाणक्य ने उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक लड़के को, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, उनको पूरी उनको प्रशिक्षित किया, और वही फिर वहाँ के मौर्य वंश की स्थापना की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्यक वंश का। हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, हर्यक वंश जो अभी पढ़ा मैंने कि बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु और बिंबिसार का नाम आपने बौद्धिस्ट काउंसिल वाले भी चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इन्होंने अजातशत्रु में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु। ठीक है, उनका उपनाम कुड़िक था तथा प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। प्रश्न पूछता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा राजा पहले जैन धर्म को फॉलो करता था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो उनका नाम है अजातशत्रु। ठीक है, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। इसने राजगृह जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा के अगेंस्ट है, बट इन्होंने अपने पिता को ही मार दिया था। ठीक है, इन्होंने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था राजगृह में। राजगृह कहाँ है? बिहार में है। और ये बौद्ध काउंसिल वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने कराया था राजगृह में, जो कि करेंट टाइम पे बिहार में है। क्लियर है?
इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, आप सभी को पता है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र पे ट्रांसफ़र कर दिया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो पहले राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई। पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया और फाहयान एक बहुत ही बढ़िया मतलब लेखक हैं जिन्होंने यात्रा का वृत्तांत पूरा किया है। ठीक है, और मेगास्थनीज ने भी पाटलिपुत्र का पूरा विवरण किया है। कमेंट में आप लोग फाहयान के द्वारा लिखी गई जो बुक है उसका नाम लिखिए, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई उसका नाम लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में जो आज का समय में ईरान है वहाँ तक फैला हुआ है। चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद प्राप्त था, क्योंकि उन्हीं की मदद से तो वो बने थे। किंग मेकर कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्ता भी है, कौटिल्य भी है और इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का जो शासनकाल था उसके बारे में पूरा प्रशासनिक उल्लेख है इसमें। ध्यान रहे, अर्थशास्त्र से कई बार कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र एक दूसरी चीज़ है। ठीक है, और जो अब हमारा जो पॉलिटिकली अगर बात किया जाए, प्रशासनिक की बात की गई है इनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में। ठीक है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और हार के बाद उन्होंने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। ठीक है, साथ ही साथ मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और इनकी पुस्तिका है इंडिका। देखिए, अभी मैंने पूछा था मेगास्थनीज के बुक का नाम लिखिए और यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है इंडिका। सो प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था, तीसरा कैसे हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार जो थे उनका वो बने राजा, एंड देन उसके बाद तीसरा शासक जो थे वो सम्राट अशोक थे। कलिंग की विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अशोक धम्म की नीति में विश्वास रखता था। ठीक है, उनकी यात्रा लुम्बिनी की यात्रा तथा लुम्बिनी को कर से छूट देने का वर्णन एक शिलालेख है जो कि रुम्बिन दे स्तंभ है वहाँ पर लिखा है। सुदर्शन झील जो कि गुजरात में है, इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से करवाया गया था। ठीक है, अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का तीसरा राजा था और अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी आदि नामों से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज अंडरलाइन दिस। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है किस राजा को? तो वो है अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें दिन मतलब कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और कलिंग का युद्ध जो था वो बहुत ही इनके लिए मतलब लाइफ चेंजिंग युद्ध था। ठीक है, तो इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय जो जो था पहला दूसरा, ये आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शुंग वंश का संस्थापक वो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति था। ठीक है, उसने मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का पहला चंद्रगुप्त मौर्य और आखिरी जो थे उनका नाम था बृहद्रथ। ठीक, बृहद्रथ नाम था और उनको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने, और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा सत्ता की प्राप्ति करने पे पुराण के अनुसार उन्होंने 36 साल तक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग उज्जैन का एक ब्राह्मण था तथा इसके पुरोहित एवं प्रधानमंत्री महर्षि पतंजलि थे, ऐसा कहा जाता है, जिन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को इसने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी का नाम है अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति जो थे वो शुंग वंश के अंतिम शासक थे। आपको इतने सारे शासकों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट याद रखिए, एंड उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो उसका नाम याद रखिए। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहद्रथ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो थे सम्राट अशोक, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को बहुत मतलब आगे बढ़ाया।
ठीक है। और उसी तरीके से शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक थे उसके देवभूति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शक संवत 78 ईसा में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि शक संवत जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज कैलेंडर, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो वो कनिष्क जो थे, कनिष्क आपने इनको भी बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा इनका नाम, और ये कुषाण शासक थे, ठीक है। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। तो अभी हम लोग तो शक संवत का यूज करते हैं ना, आप लोग देखिएगा आपके घरों में कैलेंडर होगा तो उसमें शक संवत लिखा है, क्लियर है। अब देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब यहाँ से रिलेटेड हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे प्रश्न आए हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि जीवक नाम था उनका, ठीक है। और राजा बिंबिसार के किस मतलब डायनेस्टी के थे, तो ये हर्यक डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। अभी हमने पढ़ा था अशोका का नाम था, क्लियर है। देखिए ये पेट के पेपर में पूछा हुआ है और इस बार पेट में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेली बेसिस पे आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो कनिष्क के समय कौन थे वहाँ के, तो चरक थे, ठीक है। चरक जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही बड़े, मतलब चरक संहिता नाम की इन्होंने एक किताब भी लिखी है, औषधि शास्त्र जिसे कहते हैं। और चरक संहिता मतलब पूरा आज के टाइम पे जो सर्जरी एंड ऑल ये सब हम लोग देख रहे हैं कितना साइंस डेवलप है, ये चरक संहिता में चरक जी ने उस समय ही सब कुछ लिख दिया था। और मतलब बहुत ही बड़े चिकित्सक थे ये, ठीक है। और ये किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। कनिष्क कौन थे, कनिष्क कुषाण राजा थे, क्लियर है। और कौन कौन और इनके में निवास करते थे विद्वान, तो नागार्जुन, पार्शर्व, वसुमित्र, मातृचेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में टोटली अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई है उसमें लिखा हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो वो 13वां शिलालेख जो है वो बहुत ही बड़ा है। ये यूपीपीसीएस लोअर का प्रश्न है, ठीक है। 13वां जो है वो सबसे बड़ा है। और निम्नलिखित में से किस शिलालेख पे कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो वो 8वां पे मिलता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।